नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हमारी खास पेशकश रियासत की सियासत में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर के मसले पर बुलाई गई बैठक को लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कल जम्मू कश्मीर के गुपकार ग्रुप की मीटिंग के बाद पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान पर जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के लोगों ने गुपकार अलायंस के खिलाफ प्रदर्शन किया और महबूबा मुफ्ती का पुतला भी जलाया। शिवसेना डोगरा फ्रंट के नेता अशोक गुप्ता ने कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली और पाकिस्तान से बातचीत की हिमायती करने वाले लोग आखिर क्यों डर रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद अब जम्मू कश्मीर में लोगों का आक्रोश भी फूट रहा है और इसी तरह से शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती के पुतले जलाए हैं, महबूबा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ये यक्ष प्रश्न पूछने की कोशिश की कि आखिर जो लोग 370 के फिर से बहाल करने के पक्ष में हैं, जो पाकिस्तान के हिमायती हैं, आखिर वो लोग प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गए इस बैठक में शामिल होने क्यों जा रहे हैं। दरअसल 24 जून को ये अहम बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली है। सर्वदलीय बैठक में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे, बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। लगभग हर दल के जो नेता हैं वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं और ऐसे में जो बड़ा सवाल है, क्या महबूबा के बयान के बाद जो राजनीतिक बयानबाजी और बड़ी हो रही है, जिसके आखिर मायने आखिर क्या है। अब दिल्ली चाहता है कि 370 पैंतीस में बात ही नहीं होगी, फिर ये क्या करने जा रहे हैं, ये खुद डिले कर रहे हैं सारी बात को। ये कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो कहती है कि पाकिस्तान बीच में आएगा, बातचीत होगी, इसका मतलब ये बातचीत करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। इनके हाथ में एक ही चीज़ है, ये समझते हैं 35 370 वापस आने वाला नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जिसको पार्लियामेंट अपर उसने पास कर दिया, अब वो वापस होने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये पाकिस्तान की भाषा बोल करके एक ही बात ड्राइव करने का प्रयास करना चाहते हैं कि हम आ रहे हैं लेकिन दिल्ली वाले हमको ना बुलाएं। ये सारी बातें जो है ये गलत है। 370 बहाली को लेकर चर्चा नहीं होगी तो शिवसेना फ्रंट की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से, कि आखिर इसके पक्षधर लोग चर्चा में क्यों जा रहे हैं। और इन तमाम पहलू पर चर्चा के लिए अजय जांड्याल जी हमारे साथ जम्मू कश्मीर स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अजय जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, ओवर टू यू। शुक्रिया। और बिल्कुल आज फिर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो गरमाई हुई है और रियासत की सियासत में आज हम एक बार फिर बात करेंगे कि आखिरकार कैसे बढ़ेगी जम्मू कश्मीर में आगे सियासी कार्रवाइयां। खासतौर पे प्रधानमंत्री ने जो मीटिंग बुलाई है उसके बाद एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। कल 24 तारीख को कल प्रधानमंत्री जो हैं वो सीधे तौर पर जब मीटिंग करेंगे ऑल पार्टी डेलीगेशन से, उसके बाद जो है वो सारी जो अटकलें हैं उस पर विराम लग जाएगा और क्या सच्चाई है, किस चीज को लेकर ये बैठक हो रही है, वो सामने आ जाएगा। अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं, सबसे बड़ी कोशिश प्रधानमंत्री की यही होगी कि जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दल जो पिछले 3 सालों से, ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गतिविधियां थी जो रुक गई थी, उन्हें एक बार फिर से वापिस चलाया जा सके। पहले साल 370 जब हटाई गई उसके बाद से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो थम से गए थे, मगर उसके बाद कोरोना की लहर, पहली और दूसरी लहर के चलते कहीं ना कहीं हालात ऐसे थे कि कोई भी गतिविधियां नहीं हो पाई। मगर अब चीजें आगे बढ़ेंगी। मगर आज बड़ा सवाल है, कल महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया था कि दफा 370 पर चर्चा होगी, पाकिस्तान पर बात क्यों नहीं हो सकती, अगर बात हो सकती है बाकी अन्य मुद्दों पर, और जम्मू कश्मीर में वापस जो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट है, जो स्टेटहुड है, जो उसको लेकर मुद्दे उठाने वाले हैं, इन सब बातों पे भी चर्चा करेंगे। मगर एक बड़ी अहम बात जो है जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है डिलिमिटेशन पर। जी हां, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी जो है वो होने वाली है, जिसे लेकर हदबंदी कानून जो कमीशन है उसे बनाया गया था और वही अपनी रिपोर्ट जो है अगले कुछ महीनों में साझा कर सकता है। और उम्मीद ये की जा रही है कि कल प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद भी यही चीजें चर्चा में रहेंगी कि आखिर डिलिमिटेशन कमीशन जो बना है उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य राजनीतिक दल मिलें ताकि इसको जल्द से जल्द पूरा करके जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से चुनावी गतिविधियों को तेज किया जाए और
पॉपुलर गवर्नमेंट बनाई जाए। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ एक बड़ा विशेष पैनल जुड़ा है, जिसमें हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता हैं रविंदर शर्मा जी, उनका स्वागत है। इसके साथ साथ हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अभिजीत जसरोटिया हैं, जो प्रवक्ता हैं और बड़े वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही वरिष्ठ जो है, आपको बता दूं, ब्यूरोक्रेट जम्मू कश्मीर के रहे हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं केवी जंडियाल सर। आपका भी सर हमारी इस प्रोग्राम में स्वागत है रियासत की सियासत में। और हमारे साथ जुड़े हैं एक और जो मुख्य गेस्ट हैं, उनमें है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शेख बशीर साहब। सर आपका भी स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मगर उससे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा केवी जंडियाल जी के पास। जंडियाल साहब, क्या समझते हैं ये जो हदबंदी कानून, जो हदबंदी का फैसला जो केंद्र सरकार ने लिया था, डिलिमिटेशन जो करवाने का फैसला हुआ, जब कहीं ना कहीं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ, उसके बाद ये किस तरह से आखिर काम करेगा? आज एक मुख्य मीटिंग भी हुई है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ जो है वो चेयरमैन जो है डिलिमिटेशन कमीशन के और उनके साथ साथ जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने बैठक की है। मायने क्या इसके समझे जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री की मीटिंग से ठीक पहले ये फैसला हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है कि ये प्रधानमंत्री की मीटिंग से इस प्रोसेस को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये डिलिमिटेशन कमीशन मार्च 2020 को अपॉइंट हुआ था और ये गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। और ये एक रूटीन है, एक साल में डिलिमिटेशन कमीशन ने कुछ काम नहीं किया और इसलिए इसकी जो मियाद है 1 साल और बढ़ानी पड़ी। ये जो आज की मीटिंग है, मेरा ख्याल है कि इसमें उनको जो डिलिमिटेशन कमीशन है उनको बेसिक डाटा की जरूरत होती है, और वो डाटा जो है वो अलग अलग तरीकों का होता है। जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं। तो ये इसकी जरूरत इसलिए भी होती है कि जो इस वक्त जो पहली बात तो ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में जो डिलिमिटेशन या इसकी संख्या बढ़ाने वाली बात थी वो 2026 तक इसको बंद रखा था, उसके बाद ही ये डिलिमिटेशन हो सकती थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 5 अगस्त मैं चैनल पे हूँ, चैनल पे बात चैनल 2019 को ये 370 आर्टिकल 370 को तब्दील किया गया और जम्मू कश्मीर रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें एक यूटी लद्दाख की थी और बाकी जो 2 हिस्से थे हमारे लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, इसकी एक यूटी बन गई। ये अगर आपको याद होगा कि लद्दाख में असेंबली की 4 सीटें थी। जब ये 4 सीटें यहाँ से चली गई तो उसमें जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का था, जो 31 अक्टूबर को लागू हुआ, उसमें उन्होंने इस जम्मू कश्मीर यूटी में 7 सीटें और दी गई। तो यानी कि अब जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसमें 90 सीटें बन गई। तो लाजमी तौर पे 7 सीटों की डिलिमिटेशन है और फिर उसके साथ एक और प्रोविजन रखा गया। पहले तो यहाँ पर असेंबली में जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन होती थी सीटों की, अब शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन का भी प्रोविजन रखा गया है। तो इसलिए इन चीज़ों के डाटा जो है, जो डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं उनके पास से ये लेना होता है कि किस इलाके में कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब हैं, क्यों उन्हीं बना पे जितनी भी संख्या पॉपुलेशन होगी उसी की प्रोपोर्शनेट उनकी सीटें रिजर्व होंगी एससी और एसटी की। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो आज की जो मीटिंग थी वो एक रूटीन थी और जो इनको इस साल ये काम पूरा करना है, तो ये उसमें पेशरफ की बात है।
इंदिरा साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है वो उस पर किसी तरह का ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री की मीटिंग से उसका लेना देना कोई नहीं है, मगर ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो दे रहा है कि प्रधानमंत्री की बैठक का फैसला हुआ, उससे पहले उपराज्यपाल दिल्ली जाते हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं मिलते हैं जाकर होम मिनिस्टर से, उनकी सीरीज ऑफ मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस जो आप बोल रहे हैं कि पहले 1 साल तो काम नहीं किया, उसके बाद अब जब काम शुरू हुआ था अचानक इसी दौरान हुआ है, इंडिकेशन तो मानते हैं आप भी इसे कि लगता है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से एक डेमोक्रेटिक सेटअप का जो चीजें 3 साल से रुकी हुई थी उस पर कहीं ना कहीं आगे प्रोसेस बढ़ने वाला है? वो तो ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि 3 साल से यहाँ गवर्नर रूल और लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, यानी कि डेमोक्रेसी यहाँ रिस्टोर करने की बात है। तो ये पीपल्स गवर्नमेंट की बात बहुत जरूरी होती है। तो ये तो एक प्रायोरिटी गवर्नमेंट की हो सकती है और है भी आजकल, जो उनके पता चलता है तो वो इसे यहाँ पर इलेक्शन करवाना चाहते हैं। यहाँ पर इलेक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक ये डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट ना दे दे और इसे मंजूर ना हो जाए। तो ये लाजमी है कि कोई भी इलेक्टोरल प्रोसेस या पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने से पहले डिलिमिटेशन हो जाए, तभी उस पर आगे कार्रवाई हो सकती है। जी, थैंक यू सर, बड़ी बेहतर जानकारी आपने दी है। आपके पास वापस लौटूंगा, मैं जानना चाहूंगा शेख बशीर साहब के पास। बशीर साहब, क्या लगता है जो ये गतिविधियां शुरू हुई हैं, अब आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी देर से मांग कर रही है चुनाव हो जाएं, लग रहा है अब चुनावों की ओर आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। आर यू हियरिंग मी? आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा है, जी बशीर साहब बोलिए। ऐसा है कि जंडियाल साहब ने जो बात की है कि ये जो कल मीटिंग हो रही है उसके साथ इसका लेना देना नहीं है डिलिमिटेशन कमीशन का, उस हद तक मैं अखबार करता हूं इनके साथ जी। लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर कल वहां जो बातचीत हो, किसी को तो मालूम नहीं है, जिनको इनविटेशन गया हो उनको भी नहीं मालूम है कि कल का एजेंडा क्या है। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लोगों की नजरें 24 जून की तरफ लगी हुई है कि 24 जून के बाद क्या होगा। और देर आई दुरुस्त आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सब पार्टियों को बुलाया है डिस्कशन के लिए। भले ही वहां डिलिमिटेशन डिस्कस हो या नहीं हो, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इलेक्शन शायद डिलिमिटेशन के बाद नहीं, बगैर नहीं होंगे, डिलिमिटेशन के बाद ही इलेक्शन होंगे। और डिलिमिटेशन करने के लिए जो डाटा बना रहे हैं वो डाटा ले रहे हैं डीसीज के साथ, जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन ले रहे हैं जी। जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है जी, वो डाटा भी जरूरी है, लेकिन डिलिमिटेशन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाना भी बहुत जरूरी है, लोगों की बात सुनना भी जरूरी है। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है वो उनकी अलग तरह की राय होती है, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनकी अलग राय होती है। और दूसरा जो पिछले 15 साल से यहाँ जो तहसीलें बनी हैं या नियाबतें बनी हैं वो ओवरलैपिंग हुई है हर डिस्ट्रिक्ट में, उनको भी इसके साथ मेल खाना है। जब तक पॉलिटिकल लोगों को इसमें शामिल नहीं करेंगे तब तक ये डिलिमिटेशन कमीशन शायद सही रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। इसी तरह मगर कमीशन ने तो कहा मिलने आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जा रही, पीडीपी नहीं जा रही, तो क्या किया जाए? जी, किसमें नहीं जा रहे? बशीर साहब, कमीशन तो चाहता है आप लोग मिले, मगर आप मिल नहीं रहे हैं। बेसिकली वो फैसला तो होना है, उसके ना मिलने की वजूहात थी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। रियासत का जो सेटअप था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, उसकी वो वजूहात थी और उसका फैसला अभी नहीं हुआ है। तो बहरहाल अगर कल जो मीटिंग है, अगर उसके बाद कोई चीज बातचीत होती है तो उसमें हो सकता है चेंज आए। नहीं, चेंज तो आए, मगर मिलेंगे डिलिमिटेशन से कमीशन से मिलेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। आगे बढ़ूंगा इस चर्चा पर। मैं जानना चाहूंगा अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बशीर साहब, आपके पास वापस लौटूंगा।
अभिजीत जी, क्या लगता है डिलिमिटेशन कमीशन अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ समझा जाए कि अब चुनावों की ओर आगे बढ़ेगा जम्मू कश्मीर? देखिए साहब,